आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। भूत प्रेत इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता था, मगर तब तक जब तक मेरा इनसे सामना नहीं हुआ। इस घटना के बाद मेरे अंदर भूत प्रेत को लेकर इतना डर बैठ गया है कि आज भी मैं अकेले अंधेरे में रहने से डरता हूँ। घने अंधेरे में मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे अगल बगल है जिसे मैं देख नहीं सकता, मगर महसूस जरूर कर सकता हूँ। 1985 ये वो साल था जिसे मैं अपने जीवन का सबसे मनहूस साल मानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक शाम घर पर बैठे बैठे मैं काफ़ी बोर हो रहा था, जिस कारण मैंने साइकिल उठाया और दूसरे गांव की तरफ चलता बना। असल में मेरे में एक बात अजीब थी कि मेरे सारे दोस्त मेरे गांव के नहीं बल्कि दूसरे गांव के थे और मैं काफ़ी दिनों से उनसे मिला भी नहीं था। करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास दूसरे गांव पहुंच गया। काफ़ी दिनों के बाद सभी दोस्तों से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और हम सभी गांव के चौपाल पर बैठकर बातें करने लगे। अब आसमान में सूरज की किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और मेरे यहाँ आए हुए 2 घंटा हो चुका था, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार अब मैं चलता हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है ना। जिस पर मेरे दोस्त विनोद ने कहा, भाई आज रात तू यहीं रुक जा, कल चले जाना। इतनी रात को तेरा जाना ठीक नहीं होगा और वो रास्ता भी रात के लिए ठीक नहीं है। इस पर मैंने कहा, नहीं यार कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने साइकिल उठाया और अपने गांव की तरफ चलता बना। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं अपने दोस्तों के गांव से दूर उस रास्ते पर पहुंच गया जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। उस रास्ते पर आते ही सन्नाटे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी मेरी साइकिल की चैन उतर गई। चैन उतरते ही मैंने ब्रेक मारकर साइकिल रोका और चैन चढ़ाने लगा, मगर पता नहीं चैन किसी तरह फंस चुकी थी, जो लगने का नाम ही नहीं ले रही थी। मानो साइकिल भी मुझे विनोद की तरह ही आगे ना जाने को बोल रही हो। खैर काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर में मैंने चेन चढ़ा ही लिया और दोबारा घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस सुनसान रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक ना तो कोई आदमी दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई परिंदा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की लाइट रास्ते पर खेल रहे 2-4 बच्चों पर गई। इतनी रात गए इन बच्चों को खेलता देख मैं एकदम से सहम गया कि भला ये बच्चे आए कहाँ से। यहाँ तो दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही कोई बस्ती। उन बच्चों को देखकर मैंने एकदम से साइकिल रोक दिया। वो सारे बच्चे रास्ते को इस तरह से घेर कर खेल रहे थे कि कोई भी आ जा नहीं सकता था। अभी मैं खड़े खड़े देख ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, चाचा साइकिल में नहीं बिठाओगे मुझे? मुझे ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे। दरअसल जब मैं पीछे पलटा तो ठीक मेरे सामने मेरा 6 साल का भतीजा पिंटू खड़ा था। मगर ये कैसे हो सकता है? पिंटू तो 3 साल पहले ही मर चुका है। असल में पिंटू 3 साल पहले लापता हो गया था और उसकी डेथ बॉडी इसी जंगल में मिली थी। और मुझे अच्छे से याद है पिंटू के साथ साथ गांव के और भी बच्चे लापता हुए थे और उनकी डेथ बॉडी भी पिंटू की तरह ही इसी जंगल से मिली थी।
इसका मतलब यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो सभी भूत हैं। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि पिंटू को क्या जवाब दूं कि तभी पिंटू दोबारा से बोला, क्या हुआ चाचा, आप मुझे साइकिल पर नहीं बिठाइएगा? इतना बोलकर पिंटू मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब मैंने ध्यान से पिंटू की तरफ देखा तो वो रो रहा था। उसे इस तरह से रोता हुआ देख मेरी भी आंखों से पानी निकल आया। आखिर पिंटू था तो मेरा ही भतीजा। कुछ देर चुप रहने के बाद पिंटू ने फिर से कहा, चाचा मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, मगर मैं आप लोगों के पास अब नहीं आ सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। पिंटू के मुंह से ये सुनकर मेरी आंसुओं की रफ्तार और तेज हो गई, जिस पर मैंने पिंटू से पूछा, पिंटू उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताओ। जिस पर पिंटू ने बताना शुरू किया। दरअसल एक शाम जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक औरत मेरे पास आई और बोली, बेटा लो चॉकलेट। उसने मुझे 2 चॉकलेट दिए। मैं उन चॉकलेट को खा ही रहा था कि तभी उस औरत ने दोबारा से कहा, बेटा और चॉकलेट चाहिए तो चलो मेरे साथ। मैं भी और चॉकलेट की लालच में उस औरत के साथ चलता बना, मगर मुझे कहाँ पता था कि वो औरत इतनी बुरी है। चलते चलते वो औरत मुझे काफ़ी दूर जंगलों के भीतर ले आई और एक जगह पर बैठाकर मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र पढ़ते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरी पलकें भारी होने लगीं और देखते ही देखते मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं काफ़ी डर गया। पहले पहले तो समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं ज़मीन पर ही पड़ा हुआ हूँ और मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं खड़ा था तो ज़मीन पर फिर मैं कैसे लेट सकता हूँ? अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, अब तुम मर चुके हो और इनमें से एक तुम्हारी आत्मा है और दूसरी तुम्हारी लाश, और अब तुम्हारी आत्मा मेरे गिरफ्त में रहेगी। इसी तरह से उस डायन ने कई सारे बच्चों को बहला फुसलाकर मार दिया और उन सब की आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और अभी भी हम सब उस डायन की गिरफ्त में ही हैं। पिंटू की पूरी बात सुनने के बाद मैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तभी पिंटू ने चिल्लाकर कहा, चाचा चाचा वो डायन आ रही है, आप चले जाइए वरना वो आपको भी मार देगी। पिंटू के इतना बोलते ही वहाँ खेल रहे सारे बच्चे एकदम से खड़े हो गए, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। अभी मैं भागने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया और खींचकर मुझे ज़मीन पर पटक दिया। मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही डायन खड़ी थी जिसके बारे में पिंटू अभी बता रहा था। उस डायन की पूरी शक्ल एकदम जली हुई थी। अभी वो डायन मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। मेरे पाठ पढ़ते ही वो डायन और सभी बच्चे, जिनमें पिंटू भी शामिल था, वो सभी एकदम से गायब हो गए। मैंने भी अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर मैंने सभी को पूरी बात बताई, जिससे सभी की आंखें नम हो गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे दूसरे गांव के दोस्तों से पता चला कि उस औरत को गांव वालों ने बच्चों की बलि देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में आकर सभी गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।